भारतीय विधि एवं संवैधानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां। ब्रिटिश भारत के न्याय और प्रशासनिक क्षेत्र में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। उसकी 1793 ईस्वी की योजना के दोष क्या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल का पद भारतीय कानून संस्थानों के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक काल रहा है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर: जब वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत से गवर्नर जनरल पद से हटा दिया गया तो उसके स्थान की पूर्ति हेतु जॉन मैकफेरसन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। वह बहुत अक्षम व अकुशल सिद्ध हुआ और बंगाल में उनके कार्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। इसलिए उन्हें पद मुक्त कर दिया गया तथा न्यायिक व्यवस्था में उचित सुधार हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होकर इस देश में आया था। 1793 ईस्वी तक वह इस पद पर आसीन रहा। यद्यपि यह कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, फिर भी इस थोड़े से समय में ही अपनी प्रखर बुद्धि तथा प्रशासन में कुशलता का परिचय देते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 3 बार न्याय प्रशासन के सुधार की योजना बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया, जिसमें से बहुत सी व्यवस्थाएं इतनी सफल सिद्ध हुई कि वे इतने वर्ष पश्चात आज भी न्याय प्रशासनिक व्यवस्था की आधार स्तंभ बनी हुई हैं। इसके द्वारा समय समय पर प्रतिपादित 3 योजनाएं निम्नलिखित थी। ए. 1787 ईस्वी की न्यायिक योजना। इस न्यायिक योजना की प्रमुख व्यवस्था अग्रलिखित है। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के समस्त भूप्रदेश के जिलों की संख्या 37 से घटाकर 23 कर दी गई। प्रत्येक जिले के लिए एक कलेक्टर नियुक्त किया गया, जो कंपनी का अंग्रेज कर्मचारी था। इस जिले में नियुक्त किए गए कलेक्टरों को प्रशासन के विधि कार्य सौंपे गए। कलेक्टर उसे अपने जिले की दीवानी अदालत में जज का कार्य भी करना होता था। कलेक्टर अपने जिले का दंडाधिकारी भी होता था तथा उसे अपराधियों को बंदी बनाकर उन्हें आरोप पत्र सहित निकटस्थ फौजदारी अदालत में प्रशिक्षण हेतु भेजना पड़ता था। छोटे छोटे आपराधिक मामलों को कलेक्टर स्वयं निपटा सकता था, परंतु उसे 15 कोड़े या 15 दिन के कारावास से अधिक दंड देने की शक्ति नहीं थी। कलेक्टर को यह निर्देश दिया गया कि वे कलेक्टरों, जज तथा मजिस्ट्रेट की हैसियत से प्राप्त अपनी अधिकार शक्ति का उपयोग अलग अलग न्यायालयों द्वारा करें और इन तीनों प्रकार के कार्यों का लेखा जोखा अलग अलग रखें। इस न्यायालय के द्वारा कलेक्टर को यह अधिकार भी दिया गया था कि वह मजिस्ट्रेट की हैसियत से किसी अंग्रेज व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत आने पर उसे गिरफ्तार करके प्रशिक्षण तथा निर्णय के लिए कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भिजवा सकता था। पॉइंट नंबर 3। इस योजना में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रांतों में कार्यरत मुफस्सिल दीवानी अदालतों तथा सदर दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार संबंधी उपलब्ध किए गए थे। दीवानी अदालतों को राजस्व संबंधी क्षेत्राधिकार से पूर्णतः वंचित रखा गया था। मुफस्सिल दीवानी अदालत द्वारा निर्णीत 1000 रुपये से अधिक मूल्य के मामलों पर कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत को अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त थे। 5000 रुपये तक के दीवानी वादों पर सदर दीवानी अदालत का निर्णय अंतरिम होता था, किंतु उससे अधिक के वादों में अपील इंग्लैंड स्थित किंग इन काउंसिल के न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती थी।
इस पॉइंट नंबर 4, इस न्यायिक व्यवस्था के सुधार प्रत्येक जिले के लिए एक माल अदालत की व्यवस्था की गई, जिसे कलेक्टर की कचहरी कहा जाता था। इस माल अदालत में कंपनी को सरकार तथा मालगुजारी के बीच उत्पन्न होने वाले राजस्व संबंधी विवाद तथा मालगुजारी और उनकी रियायत के मामलों को निपटाया जाता था। माल अदालत की अध्यक्षता कलेक्टर ही करता था तथा वह अपनी सहायता अदालत में दीवानी की नियुक्ति कर सकता था, परंतु दीवानी द्वारा निर्णीत राजस्व संबंधी मामलों को अनुमोदित करना या निरस्त करना पूरी तरह कलेक्टर के विवेक पर निर्भर था। पॉइंट नंबर 5, इस न्यायिक व्यवस्था में प्रत्येक जिले में लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई, जिसका कर्तव्य कलेक्टरों को न्यायिक कार्यों में सहायता करना था। रजिस्ट्रार 200 रुपये तक के दीवानी वाद से निपटा सकता था, परंतु उसके द्वारा दिए गए निर्णयों पर कलेक्टर का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक था। उपयुक्त से यह स्पष्ट कि 1787 ईस्वी की न्यायिक योजना के द्वारा राजस्व, दीवानी तथा फौजदारी न्याय संबंधी अधिकारों को कलेक्टर में केंद्रित किया गया था। वह अपने जिले का स्वामी होता था, उसे पर्याप्त वेतन दिया जाता था ताकि वह भ्रष्ट तरीकों द्वारा धन कमाने की नियत न रखे। किंतु दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व अधिकार शक्ति का एक ही व्यक्ति में केंद्रीकरण किया जाना कि इस योजना का मुख्य दोष था। इस योजना के अंतर्गत कलेक्टर के अधिकार में पुनः अभिवृद्धि हो गई। बी 1790 ईस्वी की फौजदारी न्यायिक योजना कन्वेंसिल दूरदृष्टिता तथा प्रशासनिक योग्यता से इस देश में कार्यरत फौजदारी न्याय प्रशासन व्यवस्था के दोष भी अधिक समय तक न छिप सके। इन्हें दूर करने के लिए 1790 ईस्वी फौजदारी न्यायिक योजना लागू की गई। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पॉइंट नंबर 1, इस योजना के द्वारा मुगल नवाब के आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा कंपनी ने उन्हें अपने हाथ में ले लिया, परंतु मुस्लिम विधि के प्राचीन होने के कारण अब अंग्रेज ने भी इस विधि को कुछ संशोधनों के साथ कायम रखा। न्याय प्रशासन में निजाम का दायित्व समाप्त कर दिया गया। उस समय बंगाल के मोहम्मद रजवा खां, जो नवाब तथा दंडाधिकारी थे, को हटा दिया गया। कलकत्ता के विधिक सलाहकार का पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि फौजदारी न्याय प्रशासन में उसका विशेष योगदान नहीं था। तत्कालीन न्यायकर्ता अशिक्षित, भ्रष्ट व रिश्वती थे। परिणाम अपराधों में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही थी। डकैत छूट रहे थे और निर्दोष फंसते जा रहे थे। पॉइंट नंबर 2, सदर निजाम अदालत को पुनः मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित कर दिया गया तथा गवर्नर जनरल व उसकी काउंसिल के सदस्य इस अदालत के न्यायाधीश का कार्य करने लगे।
उनकी सहायता हेतु मुख्य काजी तथा 2 मुफ्ती की व्यवस्था की गई, जो इस न्यायाधीशों को विवादित पक्षकारों की व्यक्ति विधि संबंधी परामर्श देते थे। पॉइंट नंबर 3, आपराधिक न्याय प्रशासन में सुविधा की दृष्टि से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के समस्त क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया, जो क्रमशः पटना, कलकत्ता, ढाका तथा मुर्शिदाबाद कहलाए। प्रत्येक विभाग में एक सटीक कोर्ट की स्थापना की गई तथा फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया। प्रत्येक सटीक कोर्ट में कंपनी के 2 विदा कर्मचारी न्यायाधीशों के पद पर नियुक्त किए गए। उनकी सहायता काजी एवं मुफ्ती की नियुक्ति भी की गई। इनकी पदावधि निश्चित होती थी तथा वे महाराज्यपाल के पूर्वादेश के सिवाय पदयुक्त नहीं किए जा सकते थे। इस विधि पदाधिकारियों का कार्य सटीक कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीशों को मुस्लिम विधि संबंधी न्यायिक राय देना था, जिस स्वीकार करना या न करना पूरी तरह न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता था। सटीक कोर्ट अपने विभाग के प्रत्येक जिले के प्रमुख केंद्रों का दौरा करते हुए वहां के फौजदारी मामले निपटाता था। यह अपने समय की एक विशेष अदालत थी। ऐसी अदालत उस समय ब्रिटिश में कार्यरत थी। इस प्रकार की अदालतों के साथ काजी एवं मुफ्ती भी संलग्न थे, जो अपनी मुस्लिम विधि को समझते थे तथा अधिकार फतवा देते थे। इस कोर्ट की बैठकें वर्ष में 2 बार होती थी। इस प्रकार वह अपने संभाग के प्रत्येक जिले के केंद्र में वहां वर्ष में 2 बार पहुंचा था। सारांश यह है कि सटीक कोर्ट एक चलती फिरती अदालत थी। इन सटीक कोर्टों का समस्त रिकॉर्ड उनके द्वारा दिए गए दंड था, विधि पदाधिकारी की राय इत्यादि सभी सदर निजाम अदालत के पास अंतरिम निर्णय हेतु भेजा जाता था। पॉइंट नंबर 4, समपरिषद। महाराज्यपाल ने विनियमों के द्वारा मुस्लिम दंड विधि के प्रावधानों में अपने संशोधन किए। कलकत्ता की सदर निजाम अदालत में फौजदारी मामलों के लिए मुस्लिम विधि का प्रयोग किए जाने लगा। बंगाल, बिहार व उड़ीसा प्रांतों में कार्यरत सभी जिलों एवं सटीक कोर्टों को सदर निजाम अदालत के अधीनस्थ रखा गया। इन सभी निचली अदालतों को अपने निर्णय कलकत्ता की सदर निजाम अदालत के पास उचित आदेश भेजा अनिवार्य था। सदर निजाम अदालत सप्ताह में कम से कम 1 बार लगती थी तथा उसे अपना संपूर्ण रिकॉर्ड यथाविधि रखना आवश्यक था। यह अदालत किसी भी जिला या सटीक अदालत के न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती थी। पॉइंट नंबर 5, कलेक्टर की दंडाधिकार शक्ति यथावत रखी गई थी तथा प्रत्येक जिले का कलेक्टर अपने जिले का मजिस्ट्रेट भी होता था। इसके प्रारंभिक जांच करने की क्षमता प्राप्त थी। सटीक कोर्ट की बैठक का समय आने पर द्वारा सभी दंडित किए गए, जमानत पर छोड़े गए तथा रिहा किए गए व्यक्तियों की अलग अलग सूची सटीक कोर्ट में प्रस्तुत की जाती थी। उपसंहार। इस योजना द्वारा प्रथम बार संगठित रूप से फौजदारी न्याय प्रशासनिक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। अब न केवल फौजदारी न्याय प्रशासन अयोग्य नवाबों के
हाथों से निकलकर कंपनी के सुयोग्य अधिकारियों के हाथ में आ गई, बल्कि न्याय निष्पक्ष, सुलभ तथा समस्त भी हो गया। 1793 ईस्वी की न्यायिक योजना लॉर्ड कॉन्वेंसिल ने इस देश में अपने कार्यकाल में यहाँ की न्याय प्रशासनिक व्यवस्था को दोष मुक्त करने के लिए जो योजनाएं प्रतिपादित की, उनमें 1793 ईस्वी की योजना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस योजना के माध्यम से अपनी प्रारंभिक कुशलता, न्यायप्रियता तथा प्रगतिशील विचारधारा का करते हुए कॉन्वेंसिल ने जो व्यवस्थाएं की, वह इतनी प्रभावशाली एवं लोकप्रिय सिद्ध हुई कि आगामी 20 वर्षों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के वह इसी प्रकार चलती रही। उनमें से अनेक आज तक भी न्याय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का आधार स्तंभ बनी हैं। 1793 ईस्वी की न्यायिक योजना के निम्नलिखित प्रमुख व्यवस्थाएं भी। पॉइंट नंबर 1, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। लॉर्ड कॉन्वेंसिल की योजना के अंतर्गत कार्यकारी पदाधिकारी के सभी न्यायिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा माल संबंधी मुकदमों को समाप्त करके दीवानी न्यायालयों में हस्तांतरित कर दिया गया। दीवानी अदालतों की अपील राजस्व न्यायालय में होती थी। अब कलेक्टरों का कार्यकारिणी के अधिकारी की हैसियत से राजस्व एकत्रित करना ही रह गया। यह निश्चित ही एक बुद्धिमत्तापूर्ण और उन्नतशील कदम था, जिसके आधार पर कार्यपालिका का अलगाव किया गया, जिससे सिद्धांत आज भी आवश्यक तथा आधार स्वरूप माना जाता है। पॉइंट नंबर 2, दीवानी न्यायालय का पुनः गठन। इस योजना के अंतर्गत दीवानी अदालतों को पुनः संगठित करने का प्रयत्न किया गया। इसके अंतर्गत 23 जिलों तथा पटना, ढाका एवं मुर्शिदाबाद में दीवानी अदालतों की स्थापना हुई। प्रत्येक दीवानी अदालतों में कर्मचारी के सुयोग्य कर्मचारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। इन न्यायालयों को निष्पक्षता तथा निष्ठापूर्वक अपना कार्य निभाने की शपथ लेनी पड़ती थी। दीवानी अदालत को भारतीय एवं अन्य लोगों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई तथा उसमें निर्णय करने का अधिकार प्राप्त था। इस अदालत को न्यायाधिकार प्राप्त था। इसका आर्थिक क्षेत्राधिकार 5,000 रुपये तक था। जिन मुकदमों में प्रचलित विधि उपबंध नहीं थी, उन मुकदमों में न्याय सामान्य व सद्विवेक द्वारा निर्णय किया जाता था। तीसरा, ब्रिटिश नागरिकों के ऊपर दीवानी अदालत का क्षेत्र। इस योजना के अनुसार कोई भी यूरोपीय अंग्रेज स्थानीय दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन रहने के लिए अनुबंध किए बिना कलेक्टर के चारों ओर 10 मील के बाहर रहने के लिए अधिकृत न थे। उन अनुबंधों के अनुसार 500 रुपये तक की मलियत के भारतीय द्वारा चलाए गए मामलों के निर्णय के लिए उन्हें जिला दीवानी अदालत की अधीनस्थता स्वीकार करनी पड़ती थी। यदि मामला 500 रुपये से अधिक की मलियता का होता था तो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई हो जाती थी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार था, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपवासियों के अत्याचारों से देशी व्यक्तियों को किसी सीमा तक छुटकारा प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 4, कार्यकारिणियों के ऊपर न्यायपालिका के अधिकार। 1793 ईस्वी के पहले कलेक्टर उसके
अधिकारी एवं सरकार के अन्य समस्त अधिकारी नियमों एवं विनियमों के विरुद्ध किए गए कार्यों के लिए दीवानी अदालत में उत्तरदायी नहीं थे। इसके द्वारा प्रताड़ित व्यक्ति को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अथवा गवर्नर जनरल तथा परिषद के सामने दावा दायर करना पड़ता था। ऐसे दावों के मामलों की जांच के लिए प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा दिया जाता था, जिसके फलस्वरूप न्याय नहीं होता पाता था। कलेक्टर उसके अधिकारी एवं सरकार के अन्य समस्त अधिकारियों नियमों तथा उपनियमों के विरुद्ध किए गए कार्यों के लिए दीवानी अदालत उत्तरदायी होते थे। कलेक्टर क्षतिग्रस्त पक्ष को क्षतिपूर्ति प्रदान करता था। पॉइंट नंबर 5, प्राप्ति अपीली न्यायालयों की स्थापना। इस योजना के अंतर्गत कलकत्ता, ढाका, पटना तथा मुर्शिदाबाद में 4 प्रांतीय न्यायालयों का उपबंध किया गया। प्रत्येक प्रांतीय न्यायालय के सदस्य 3 अंग्रेज न्यायाधीश होते थे। यह अदालतें निम्नलिखित प्रकार के मामलों में निर्णय प्रदान करती थी। पॉइंट नंबर 1, सरकार तथा सदर दीवानी अदालत द्वारा निर्देश मामलों का निर्वातन। पॉइंट नंबर 2, यह उन मौलिक मुकदमों की सुनवाई करती थी जिन्हें दीवानी अदालत सुनने से इनकार कर देती थी। पॉइंट नंबर 3, दीवानी अदालतों के न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप पर विचार करती थी तथा उन्हें सदर दीवानी अदालतों में भेजती थी। यह अपने क्षेत्र या अधिकारों के अंतर्गत दीवानी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनती थी। दीवानी अदालत के समस्त निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रांतीय अपीली न्यायालयों में की जा सकती थी। 1000 रुपये तक की माल्यता के मामलों की सुनवाई में उनका निर्णय अंतरिम माना जाता था। पॉइंट नंबर 6, सदर दीवानी अदालत। इस योजना के अंतर्गत सदर दीवानी अदालत को पुनः गठित किया गया। यह गवर्नर जनरल एवं परिषद के सदस्यों द्वारा संगठित की गई थी। 1000 रुपये से अधिक की माल्यता के मामलों में यह प्रांतीय अपील न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती थी। 5000 रुपये तक की माल्यता के मामलों में इसका निर्णय अंतरिम होता था। इससे अधिक माल्यता के मुकदमों में इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सम्राट परिषद की अदालत में अपील दायर की जाती थी। सदर दीवानी अदालतों को निचली अदालतों के कार्यों को देखने तथा उन पर नियंत्रण करने का अधिकार प्राप्त था। पॉइंट नंबर 7, अधीनस्थ न्यायालयों का गठन। भारत में सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालयों के रूप में मुफ्त न्यायालयों की स्थापना की गई। इन न्यायालयों का अधिकारी भारतीय होता था। यह उन सभी दीवानी मामलों में निर्णय प्रदान करता था जिनकी माल्यता 50 रुपये से कम थी। उनको किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता था, लेकिन उनको पारिश्रमिक के तौर पर एक आना प्रति रुपये का कमीशन पक्षकारों से प्राप्त होता था। इन न्यायालयों की स्थापना से हर 10 मील के अंतर से एक न्यायालय का जाल बिछा दिया गया। पॉइंट नंबर 8, रजिस्ट्रार न्यायालयों की स्थापना। इस न्यायालयों को 200 रुपये तक के विवादों को सुनने का अधिकार था। मुफस्सिल दीवानी अदालतों द्वारा जो विवाद इस न्यायालय को भेजे जाते थे, यह उनका परीक्षण करते थे। इस न्यायालय के निर्णय तब तक मान्य नहीं समझे जाते थे जब तक कि दीवानी अदालतों के न्यायाधीश इन निर्णयों पर अपने हस्ताक्षर न कर दें। पॉइंट नंबर 9, न्यायालय शुल्क का अंत।
1787 ईस्वी की न्यायिक योजना के अनुसार वाद योजित करने के लिए न्यायालय शुल्क अदा करना पड़ता था, लेकिन इससे मुकदमों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई, बल्कि यह संख्या बढ़ती ही गई। लॉर्ड कॉन्वेंस का विचार था कि न्याय शुल्क अदा न कर पाने के कारण गरीब जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस कारण उसने न्यायालय शुल्क समाप्त कर दिया। 10वां अपराध न्यायालयों के सुधार। लॉर्ड कॉन्वेंस ने 1793 ईस्वी की योजना में अपराध न्यायालयों में भी सुधार किया तथा 1790 ईस्वी में स्थापित किए गए न्यायालयों में भी परिवर्तन किया गया। अब तक प्रत्येक जिले का कलेक्टर उस जिले में मजिस्ट्रेट की हैसियत से कार्य करता था, परंतु इस योजना द्वारा कलेक्टर से उनके मजिस्ट्रेट के अधिकार ले लिया गया तथा इन अधिकारों को सटीक कोर्ट में मिला दिया गया। अतः यह नई अदालत के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस योजना से स्थापित की गई प्रोविंशियल अदालत को अपील सुनने हेतु अधिकृत कर दिया गया। पॉइंट नंबर 11, भारतीय न्यायिक अधिकारियों पर अंकुश। भारतीय विधि अधिकारी पंडित, काजी एवं मुफ्ती, जिनका कार्य विधि की व्याख्या करना था, न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। वे अपने अधिकार एवं शक्ति का दुरुपयोग न करें, इसके लिए इन योजनाओं के अंतर्गत उनकी नियुक्ति एवं कार्यकाल आदि के लिए नियम बना दिए गए। उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में भी दंडित किया जा सकता था। उन्हें अपने पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेनी पड़ती थी। उनके कार्यकाल की अवधि भी निश्चित कर दी गई। पॉइंट नंबर 12, वकालत पेशा का प्रारंभ। 1793 ईस्वी से पूर्व लोग अपने प्रार्थना पत्र लेकर स्वयं आते थे अथवा किसी एजेंट की सहायता से प्रार्थना पत्र देते थे। वे प्रायः महत्वपूर्ण साक्ष्य को अदालत के सामने उपस्थित नहीं कर पाते थे तथा व्यर्थ के साक्ष्य को उपस्थित करने में ही समय नष्ट कर दिया करते थे। इसका मूल कारण उनकी विधि संबंधी अनभिज्ञता थी। अतः भी भली प्रकार व्यवस्थित वकालती पेशे की व्यवस्था महसूस की जाने लगी। अतः 1793 ईस्वी की योजना के अंतर्गत वकालत के पेशों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया। सदर दीवानी अदालतों में वकालत का पेशा करने वाले के लिए इन न्यायालयों से सदर प्राप्त करना आवश्यक था। सदर केवल उन्हीं को दी जाती थी जो सचरित्र, सुचित तथा विधिक प्रतिज्ञा में निपुण होते थे तथा न्यायाधीशों की शांति, वकीलों को भी ईमानदारी से कार्य करने की शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी। इससे न्याय शीघ्र और वैधानिक रूप से होने लगे और अस्पष्ट समाप्त हो गए। पॉइंट नंबर 13, पुलिस व्यवस्था में सुधार। 1793 ईस्वी के पूर्व किसान एवं भूस्वामी जमींदार ही थाने एवं पुलिस अधिकारी की हैसियत से कार्य करते थे। इस योजना के द्वारा मजिस्ट्रेटों ने अपने अपने क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित कर दिया तथा प्रत्येक क्षेत्र एक दरोगा, एक हथियारबंद लोगों के द्वारा प्रशासनिक होता था। दरोगा की नियुक्ति मजिस्ट्रेट करता था। मजिस्ट्रेट की आज्ञानुसार यह दरोगा अभियुक्त को पकड़कर उन्हें मजिस्ट्रेट के पास भेजता था। उपसंहार। 1793 ईस्वी की कॉर्नवालिस योजना उनकी अनुपम पर्यवेक्षण शक्ति, दूरदर्शिता एवं प्रशासनिक योग्यता के प्रतीक थी। इस योजना ने समस्त भारतीय न्याय प्रशासन तंत्र की काया पलट कर दी। धोखाधड़ी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार एवं अन्यायपूर्णताओं आदि में अत्यधिक कमी हो गई। इस प्रकार लॉर्ड कॉन्वेंस ने राष्ट्रपति
राष्ट्रीय सम्मान को ऊंचा करने तथा देश की दशा सुधारने के लिए पूर्ण प्रयत्न किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधार इतने सफल हुए कि थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उनको मद्रास, बम्बई तथा बनारस के क्षेत्र भी लागू कर दिया गया। यह कॉर्नवालिस की योजना की सफलता का प्रमाण है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी की योजना के दोष। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायालय प्रशासन व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। उसने तत्परिचित बुराइयों के निराकरण हेतु यथासंभव प्रयास किया। उसका कार्य काफ़ी रचनात्मक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में नए आयामों को प्रतिपादित करके नई गति दी। फिर भी इसमें कुछ दोष थे। 1793 ईस्वी की योजना के निम्नलिखित दोष थे। पॉइंट नंबर 1, विधि प्रक्रिया स्पष्ट न होना। विधि प्रक्रिया स्पष्ट न होना। पॉइंट नंबर 1, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय प्रशासन को निष्पक्ष, स्पष्ट एवं सुलभ बनाने के लिए जो नियम तथा प्रक्रियाएं स्थापित की, वे जहां एक ओर इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हुई, वहीं वे इतनी गूढ़ व जटिल हो गई कि सामान्य उनके प्रतिपादन में कठिनाइयां अनुभव होने लगी। पॉइंट नंबर 2, न्याय प्रशासन के सुचारू रूप से चलाने में कठिनाइयां। सामान्य जन को कम खर्च तथा कम समय में अधिक से अधिक सरलता से निष्पक्ष न्याय सुलभ हो सके। इस कारण जहाँ तक और न्यायालयों की संख्या बढ़ाई गई, वहीं कार्य प्रणाली को इतना घुमावदार तथा आडंबरपूर्ण बना दिया गया कि इच्छित फल प्राप्त न होकर प्रशासनिक अधिकारियों की अपने काम के प्रति बेरुखी के रूप में सामने आने लगे, जिससे न्याय प्रशासन के सुचारू रूप से चलने में कठिनाइयां होने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि न्यायालय स्वयं को सौंपे गए कार्य को समय पर पूरा करने में असमर्थ हो गए। भारतीयों की उपेक्षा। इस योजना का प्रमुख दोष यह था कि प्रशासनिक क्षेत्र में अंग्रेजों के समान भारतीयों का उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर मनोनीत नहीं किया गया, जिसका प्रमुख कारण यह था कि कॉर्नवालिस भारतीयों को किसी भी उत्तरदायित्वपूर्ण पद को संभालने के लिए योग्य समझता था। विशेष फौजदारी न्यायालय प्रशासनिक व्यवस्था में व्यस्त तत्कालीन भ्रष्टाचार के कारण ही कॉर्नवालिस का यह विचार बना होगा। ऐसा करने का दूरगामी प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जनता के आत्मसम्मान को ठेस तो लगी ही, साथ ही न्याय प्रशासन भी दोषपूर्ण हो गया, क्योंकि जिन अंग्रेज अधिकारियों को यह कार्य सौंपा गया था, वह इस देश की रीति रिवाज, पारंपरिक तथा भाषा के अनभिज्ञ थे। अतः न तो वह तथ्यों का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाते थे, न ही अपनी बुद्धि व विवेक से किसी नतीजे पर पहुंच पाते थे। 7वां प्रश्न खत्म हुआ।